अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1469वां सबक है। और इससे पहला जो हमारा सबक था, जिसके अंदर हमने पाकिस्तान के 400 से ज़्यादा लोग जो लीबिया से मेडिटेरियन सी को क्रॉस करके ग्रीस जा रहे थे, यूनान जा रहे थे, और वो जो शिप थी, यानी वो जो कश्ती थी, वो मच्छी पकड़ने की थी, और उसी में उन्होंने जो है तकरीबन 500 से ज़्यादा लोगों को सवार करके लेकर जा रहे थे। और वो कश्ती जो है रास्ते में टूट गई, पानी के अंदर जो है वो पूरी तरह से गर्क़ आब हो गई, और तकरीबन उसमें जो है 500 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई, जिसमें 400 से ज़्यादा ख़ुद पाकिस्तानी थे। तो हमने उसमें वो सारे डिटेल्स आपको बता दिए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ़ इतना है, जितने भी लोग बाहर मुल्कों में जाना चाहते हैं, बाहर मुल्कों में बसना चाहते हैं, बाहर मुल्कों में रोज़गार तलाश करना चाहते हैं, आज मैं आपको उसके सिंपल और सादे तरीक़े बताने वाला हूँ। और इस तरह से अपने जान को जोखिम में डालने की ज़रूरत नहीं है। देखो, उसी पाकिस्तान का एक और बंदा है, उसका नाम है अब्दुल वली। मैं उसके वीडियो तकरीबन 3-4 साल से देखते आ रहा हूँ, और वो बेचारा जो है कभी स्कूल नहीं गया है, कभी उसने पढ़ा नहीं है, क्योंकि स्कूल तो है ही नहीं वहाँ पे। वो एक अफ़गान शरणार्थी है, अफ़गान मुहाजिर है। और अफ़गान जो है बेचारा, यानी अफ़गानिस्तान के बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं आके, उनमें से एक है। उसके माँ बाप जो है वो लाहौर आ गए, तो लाहौर के अंदर बचपन में जो है वो भाजी तरकारी गाड़े के ऊपर 7-8 साल की उम्र में बेचा करता था। 10-12 साल की उम्र में हो गया तो लाहौर के बस स्टेशन पे बिरयानी का भगोना लाकर बिरयानी बेचने लग गया। उसका नाम ही मशहूर हो गया, अब्दुल वली बिरयानी वाला। और वो दुकान पे बैठे बैठे उसने क्या किया, बाजू में एक कंप्यूटर और मोबाइल वाले की दुकान थी, मोबाइल वाले के पास कंप्यूटर था, तो उसने कहा यार मुझे भी कंप्यूटर सीखने का बहुत शौक़ है। तो वो दुकान वाले ने उससे कहा कि यार इसके लिए तो तुमको लिखना पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, वो बंदे को उर्दू भी नहीं आती थी और कंप्यूटर तो पूरा इंग्लिश में है। तो वो अब्दुल वली ने क्या किया, उसने पहले उर्दू सीखा। उसने कहा कि मैंने न्यूज़पेपरों में उर्दू को देख देख कर, यानी जिसमें बिरयानी देता था उसी अखबार के अंदर उसने जो है ना उर्दू पढ़ना सीखा। और उसके बाद उसने जब उर्दू उसको लिखना पढ़ना आ गई बिरयानी बेचते बेचते, उसने जो है जब उर्दू सीख लिया, उसके बाद फिर उसने इंग्लिश की क्लास लगाया और इंग्लिश जो है वो सीखता रहा। और फिर उसके बाद उसी कंप्यूटर वाले से उसने कहा कि उसने मुझे जो है, यानी मिसाल के तौर पे बेचारे को मालूमात नहीं थी, उसने उसको खूब महंगे में वो कंप्यूटर दिया, उसने वो कंप्यूटर ख़रीदा, उससे उसकी भी क्लासेस लगाया। आपको जानकर हैरत होंगी, वो बच्चा जिसने ज़िंदगी में कभी स्कूल में कदम नहीं रखा, उसी अब्दुल वली ने आज दुनिया के 150 से ज़्यादा मुल्कों का सफ़र किया उसी पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। उस अब्दुल वली ने अपनी वेबसाइट बनाया, उस अब्दुल वली ने खुद कंप्यूटर के कोर्सेज़ बनाया। वो अब्दुल वली जो बिरयानी बेचता था और बेचारा ज़िंदगी में कभी स्कूल नहीं गया। देखो, टैलेंट की जो है ना कमी नहीं है, टैलेंट जो है ना, टैलेंट उसकी कमी नहीं है। आप सीधे रास्ते से जाओ। और आपको अब आगे जाके और हैरत होंगी अगर मैं ये बताऊं कि उसी अब्दुल वली ने जब अपने आप को झोंक दिया मेहनत के अंदर और ये सारी वेबसाइट्स वगैरह उसकी सक्सेस हो गई और करोड़ोंपति बन गया वो, उसके बाद वो अब्दुल वली तुर्की चला गया। आज उसके पास तुर्की का पासपोर्ट है। आप सोच सकते, वो भी एक पाकिस्तानी है, और उस पाकिस्तानी ने इस तरीक़े से मेहनत किया, इस तरीक़े से लगन किया, तो आज देखो वो तुर्की जाके सेटल हो गया लीगल तरीक़े से। उसमें कोई चीज़ भी इलीगल नहीं है। तो मैं असल में हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीनों मुल्कों के लोग, हम तीनों भी जो है ना, हम एक ही वंश की औलाद है। और हम जो है सारे के सारे जो है पहले हमारे सबके माँ बाप और हमारे सबके जो है पुराने जो वंशज देखेंगे आप, अफ़गानिस्तान से लेकर तो इधर बर्मा तक, हम सारे के सारे जो है ना एक ही डीएनए के लोग हैं। हमारा सबका डीएनए एक ही है। और हमारे सारे वंशज जो है, जब इस्लाम का जब जिस टाइम पे इस्लाम आया, तो उस वक्त में फिर ये हमारे इलाक़ों में भी इस्लाम आया और लोगों ने इस्लाम को कबूल किया और वो मुसलमान हो गए। ख़ुद मैंने मौलाना तारिक जमील साहब के बयान में ये सुना था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग ख़ुद राजपूत ख़ानदान की औलाद है और पृथ्वीराज चौहान से जो है हमारा ख़ानदान मिलता है, यानी हम उन्हीं की नस्ल से है, उन्हीं की औलाद से हैं।
तो हमारे ये तीनों मुल्कों के, चारों पांचों मुल्कों के जो लोग हैं, जिसको इंडियन कॉन्टिनेंट कहा जाता है, हमारे सारे मुल्कों का प्रॉब्लम यही है कि हमारे मुल्कों के लोग, अभी जैसे इंडिया की भी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, 6,500 से ज़्यादा लोग जो है इस साल 2023 में अभी तक वो लोग दूसरे देशों में जाके बस गए। और वो बसने वाले सारे पैसे वाले करोड़पति लोग थे, लेकिन अब जो गरीब लोग हैं बेचारे, वो क्या करेंगे। देखो, इसमें होता ये है कि हमको अपने मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत होती है, लेकिन रोज़गार के लिए हम जा सकते हैं और उससे हमारे ही देश का फ़ायदा है। जब हम रोज़गार के लिए किसी और मुल्क में जाएंगे और वहाँ से कमा के हम अपने मुल्क में भेजेंगे ना, तो हमारे मुल्क को उससे वहाँ की करेंसी मिलेगी और हमारे मुल्क की भी उसके अंदर तरक्की होगी। तो मैं अब आपको जो है ना वो लीगल तरीक़े, जैसे मैंने अब्दुल वली की मिसाल इसलिए दी, आप सोचते होंगे कि यार मैं बीच बीच में ये बातें क्यों लाता हूँ, ये समझाने के लिए कि वो अब्दुल वली भी उसी पाकिस्तान का रहने वाला है, लेकिन उसने लीगल रास्ता इख्तियार किया, पढ़ाई किया, और पढ़ाई भी बग़ैर स्कूल, बग़ैर कॉलेज के, ख़ुद के कंप्यूटर के कोर्सेज़ बना के आज वो जो है जब तुर्की का पासपोर्ट लेके तुर्की की शहरियत हासिल कर सकता है, तो हमारे ये सारे मुल्कों में, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, कोई भी मुल्क हो, हम लोग भी लीगल तरीक़े से, तो मैं आपको वो सारे लीगल तरीक़े बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ देखो, हमने अपने दिल के अंदर जो है ना, सबसे पहले कॉन्फिडेंस पैदा करना ज़रूरी है। हमारा कॉन्फिडेंस कब लो हो जाता है, जब हम ये सोचते हैं कि यार मेरे पास तो पाकिस्तान का पासपोर्ट है, या इंडिया का पासपोर्ट है, या बांग्लादेश का पासपोर्ट है, या श्रीलंका का या नेपाल का पासपोर्ट है। अब ये पासपोर्ट के ऊपर मुझे जो है यूरोप का वीज़ा मिलेगा क्या, मुझे जो है अमेरिका का वीज़ा मिलेगा क्या, कनाडा का वीज़ा मिलेगा क्या। देखो, यूरोप जाना ज़रूरी नहीं है, कनाडा जाना ज़रूरी नहीं है, अमेरिका जाना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ वहाँ जाना और वहाँ भटकते फिरना ये ज़रूरी नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीक़ा ये है, आप उन मुल्कों में जाओ जो मुल्क आपको आसानी से टूरिस्ट वीज़ा देते हैं। वहाँ जाने के बाद में पहले सेटल हो जाओ वहाँ पे, और सेटल होने के बाद उस मुल्क में रोज़गार तलाश करो और उस मुल्क का एक्सपीरियंस लो, 1 साल, 2 साल, 3 साल का। और फिर वहाँ रहते रहते जब आपको उस मुल्क का, वहाँ का आपको एक आधा कार्ड मिल जाएगा, या वहाँ पे आपके पास में बिज़नेस वीज़ा होगा, या वहाँ पे आपके पास वर्क वीज़ा होगा ना, उसके बाद यूरोप का वीज़ा आपको आंखें बंद करके मिलेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूरोप ख़ुद परेशान है, अभी हज़ारों वैकेंसीज़ है यूरोप के अंदर। लेकिन वहाँ जाने से पहले, या अमेरिका या कनाडा डायरेक्ट जाने से पहले आप ये एक्सपीरियंस लो। वो एक्सपीरियंस आप कैसा लेंगे, मैं आपको उसके तरीक़े बताता हूँ। अभी मैं रमज़ान के महीने में यूएई गया था, तो मेरा एक वीडियो है, मैं रहा तो उसकी लिंक जोड़ दूंगा ऊपर, जो आई बटन होता है। मैं हालांकि आई बटन में जोड़ता नहीं हूँ, मगर ये इंटरव्यू में ख़ास तौर पे जोड़ूंगा कि पाकिस्तान का ही एक नौजवान जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, 10वीं पढ़ा हुआ, और मैंने उसका इंटरव्यू लिया हुआ है, उसका इंटरव्यू मैं यहाँ पे जोड़ूंगा, आप उसका इंटरव्यू देखना। उसका नाम है अली हसन। मैं चाय पीने के लिए जाता था तो उसी रेस्टोरेंट में वो बच्चा काम करता था, अली हसन, और वो केरला वालों की रेस्टोरेंट थी, यानी दुकान थी वो चाय की, वहीं पे वो काम करता था। उसको तकरीबन 2200 से 2500 दिरहम तनख्वाह थी उसकी। तो वो वहाँ पे कैसे गया, वो वहाँ पे गया टूरिस्ट वीज़ा पर। यानी मैं आपको तरीक़ा बता रहा हूँ कि 17 साल के एक बच्चे को ये चीज़ समझ में आ गई, हमारे जैसे जो है बड़ी उम्र वालों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। वो वहाँ पे गया, और जाने के बाद में उसने उसके ख़ुद के इंटरव्यू में आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, उसने कहा कि भाई 50,000 रुपये आप ये सोच के ख़र्चा करो कि ये 50,000 रुपये मेरी सीखने की फ़ीस है। कोई भी मुल्क में जाओ, ऐसा नहीं है कि खाली दुबई में या यूएई में या सऊदी में या किसी भी ऐसे गल्फ़ कंट्रीज़ में, या फिर जो है मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, और इसी तरह से और भी बहुत सारे मुल्क है जिन मुल्कों में आपको आसानी से रोज़गार मिल सकता है। लेकिन कैसा करना है वो आप अली हसन से, 17 साल का बच्चा, उसने क्या कहा, मैं 10वीं पास करने के बाद में यहाँ पे जब आने के बाद वो 2 महीने वहीं पे रहा, और वहाँ रहने के लिए बहुत सी चीज़ें मिल जाती आपको। अब जैसे आप यूएई चले गए तो वहाँ पे जगह जगह पे ऐसे, पहले तो हमने कहीं पे रुक जाने का, यानी किसी लॉज वगैरह के अंदर, यानी जो शेयरिंग होता है ना, तो एक बेड के आपसे जो है वो मुश्किल से 10 दिरहम में काम हो जाता है आपका, 10 से 20 दिरहम के अंदर भी हो गया तो आपको 400-500 रुपये उसमें लग जाते, वो एक रहने का 1-2 दिन के लिए। फिर आपने वहाँ पे जो है ना पीजी तलाश करने का, जगह जगह पे वहाँ पे ऐसे चिपके हुए होते हैं
आपको जो है 300 दिरहम में, 200 दिरहम में 1 महीने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके से मिल जाता है। तो आप वहाँ पे चले जाए। फिर उसके बाद में एक बार वहाँ चले गए, अब ये सारे मुल्कों की मिसाल दे रहा हूँ मैं, चाहे आप मलेशिया चले जाओ, वहाँ पे भी ऐसा ही सिस्टम है। यूएई चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ, वियतनाम चले जाओ, कोई और मुल्क चले जाओ जैसे सऊदी है, इसी तरह से कुवैत, बहरीन। सऊदी को भी आप उम्रे के लिए चले जाओ और उम्रे का वीज़ा लेने के बाद या टूरिस्ट वीज़ा लो और उम्रा कर लो पहले। अब उसके बाद आप रोज़गार वहाँ कैसे तलाश करोगे? रुक गए वहाँ पे, तो यहाँ से जाते हुए आप अपने रिज्यूमे बना के लेकर जाओ। रिज्यूमे किसे कहते हैं, उसके लिए यूट्यूब पे आप वीडियो देख लेना, उसमें अपना नाम, सारे डिटेल्स और आपको क्या काम आता है। अब आप देखो, मैंने आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं प्लेन में सफ़र कर रहा था। मैंने हवा के अंदर ज़मीन से 40,000 फीट की ऊंचाई पर वो वीडियो बनाया हुआ हूँ, जिसमें मैंने आपको सारे टेक्निकल कोर्सेज़ के बारे में बताया था कि भाई आप इंडिया में रहते हो ना, या आप कोई भी मुल्क में रहते हो, तो अगर आप इंजीनियर नहीं हैं, आप डॉक्टर नहीं हैं, आप एडवोकेट और लेक्चरर और प्रोफेसर नहीं है, कोई बात नहीं है, कम से कम 10वीं तो पढ़ो। जो मैंने मेरे पास सिलसिला शुरू करके 1500 लोगों को 17 नंबर फॉर्म भर के 10वीं कराया था, वो इसीलिए कम से कम 10वीं तो पढ़ो। और उसके बाद में जो है ना, कोई भी डिप्लोमा करो। डिप्लोमा को 6 महीने लगते, डिग्री डिप्लोमा दोनों का फ़र्क भी समझो। 6 महीने में आपका डिप्लोमा होता है। अब डिप्लोमा कैसे करने का है, प्लम्बिंग का डिप्लोमा करो, प्लम्बर जो होता है वो सीख लो, उसका सर्टिफिकेट ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया के सारे मुल्कों में सर्टिफिकेट कंपलसरी है। आप चाहे इंडिया में मास्टर हो और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर कोई फ़ायदे का नहीं है। तो ये जो हमारे हर गांव में गवर्नमेंट ने आईटीआई के कॉलेज बनाए हुए हैं, जहाँ पे आप 10वीं पास करके भी एडमिशन ले सकते। वहाँ पे आप प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रीशियन का, माली जो होता है ना, गार्डन वगैरह का काम करने वाला, ऐसे 4-5 सर्टिफिकेट लेने का अपने यहाँ पे, एक कोर्स पे डिपेंड होके नहीं रहने का। तो आपकी ज़िंदगी देखो। मेरा पहले तो वो वीडियो पूरा देख लेना आपने, जो मैंने बताया कि 10वीं पास भी इंजीनियर और डॉक्टर से ज़्यादा कमा सकता है। कब कमाएगा डॉक्टर से और इंजीनियर से ज़्यादा? जिस वक्त में वो 10वीं पास जो है ना कुछ यहाँ पे डिप्लोमा करके जाएगा। अब मुझे आप बताओ, ये 450 लोगों की मौत हो गई और ये सारे लोग जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाना चाहते, आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है, आप जाके क्या करेंगे? वहाँ पे रोएंगे आप खून के आंसू कि मैं मेरे मुल्क को कैसे वापस जाऊँ। तो पहले अक़ल का इस्तेमाल करो। जो अली हसन 10वीं पास बच्चा, वो गया तो उसने वहाँ पे, जब उसके पास 10वीं का कम से कम सर्टिफिकेट था और वो जगह जगह पे जॉब तलाश कर रहा था, तो ऐसे रिज्यूमे जब आप बनाओगे उसमें आपको लिखना पड़ेगा आपको कितने टाइप का काम आता है। आपको कंप्यूटर ऑपरेटिंग करना आता है, कंप्यूटर हार्डवेयर आता है, लैपटॉप का हार्डवेयर आता है, मोबाइल का हार्डवेयर आता है, माली का काम आता है, आपको प्लम्बिंग का काम आता है, सुतारी का काम आता है, लोहारी का काम आता है, साफ़ सफाई करने का काम आता है, होटल में क्लीनिंग का काम आता है। जितने काम आपको आते हैं, डिलीवरी का काम आता है, तो उसके लिए आपके पास में बाइक का लाइसेंस और इंटरनेशनल लाइसेंस दोनों होना चाहिए। सारी चीज़ें जब आपने लेकर गए ना, वो सब मेंशन करो उसमें। और उसकी यहीं से जाते टाइम पे एक जो है ना 100-200 ज़ेरॉक्स ले लो अपने साथ में, क्योंकि वो मुल्कों में ज़ेरॉक्स भी इतनी महंगी है कि हम इंडिया में पूरी मशीन ख़रीद सकते हैं ज़ेरॉक्स की, वो 100-200 ज़ेरॉक्स के पैसों के अंदर। तो पूरा प्रिंटर ले सकते हैं हम यहाँ पे उतने पैसों में। तो यहीं से लेकर जाने का ज़ेरॉक्स वगैरह भी। अब वो आपने लेकर चले गए, कहाँ गए आप? कहीं पे भी जाओ, सऊदी जाओ, यूएई जाओ, दुबई जाओ, शारजा जाओ, मलेशिया जाओ, थाईलैंड जाओ, इंडोनेशिया जाओ और वियतनाम जाओ, कोई भी मुल्क में आप चले जाओ। अब ये सारे मुल्कों में आप चले गए कहीं पे भी। ये मुल्क मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये आपको आसानी से टूरिस्ट वीज़ा देते हैं हमारे सारे मुल्कों के लोगों को, और हमारे सारे मुल्कों के ही लोग ये मुल्कों में बसे हुए हैं। जहाँ देखेंगे वहाँ पे आपको इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली या फिर श्रीलंकन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को टेंशन नहीं है। अब ये मुल्कों में आप जब गए, कोई भी एक मुल्क में, अब वहाँ पे आप जो कंसल्टेंसीज़ होती है वो तलाश करो। रोज़ाना वहाँ जाओ, अपना रिज्यूमे यहाँ दो, वहाँ दो। पहले तो वहाँ जाते ही एयरपोर्ट के ऊपर उस मुल्क का सिम कार्ड ले लो, और वो मुल्क में आप जो जितनी भी कंसल्टेंसीज़ है अपना रिज्यूमे वहाँ देते जाओ। उसके अलावा वहाँ पे कि वहाँ की लोकल वेबसाइट पता करो, जिन वेबसाइट्स के ऊपर जो है ना
वहाँ की लोकल जॉब आती है, वो हर जॉब के ऊपर अपने मोबाइल से फ़ोन करो और इस तरह से आप फाइंड आउट करो। तो मैं आपको गारंटीड कहता हूँ, आप टूरिस्ट वीज़ा पे भी जाके जॉब तलाश कर सकते। जॉब कर नहीं सकते लेकिन तलाश कर सकते, दोनों में फ़र्क है। तो टूरिस्ट वीज़ा भी लेकर गए आप तो जॉब तलाश करो वहाँ पे, आप जॉब करना नहीं है आपको। अब आपकी जॉब कंफर्म हो गई, मान लो टूरिस्ट वीज़ा पे ही, अभी दुबई तो ख़ुद 2 महीने का जॉब सीकर वीज़ा दे रहा है। तो आपने वहाँ का वीज़ा लेकर चले गए और वो जॉब तलाश कर रहे हैं आप। अब आपकी जॉब वहाँ पे किसी को पसंद आ गया और उससे आपकी पूरी बातचीत हो गई। जब कंफर्म हो गया ना, उसके बाद वो बंदा खुद जिसके पास आपको जॉब लगी है वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बना कर देता है और उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पर जो टूरिस्ट वीज़ा था आपका वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपका वही वीज़ा वर्क वीज़ा का वीज़ा बन गया। चाहे कहीं पे भी रहो आप, वर्क वीज़ा जितने दिन का एग्रीमेंट रहेगा उतने दिन का आपको वर्क वीज़ा मिलेगा। वर्क वीज़ा की भी 2 सूरतें होती है, या तो आप ख़ुद वर्क वीज़ा लो, या जो अच्छी कंपनी आपको मिल गई है या अच्छे लोग मिल गए हैं तो वो ख़ुद फिर आपके सारे वर्क वीज़ा की प्रोसेसिंग कर देते हैं। तो आप शुरुआत यहाँ से करो, ये मुल्कों से। जैसे आप यूएई में आपको वर्क वीज़ा मिल गया और आपको जो है मलेशिया में मिल गया, थाईलैंड में मिल गया, सिंगापुर में मिल गया, सिंगापुर भूल गया था मैं, सिंगापुर में मिल गया, इंडोनेशिया में मिल गया, वियतनाम में मिल गया। ये हमारे पड़ोस के सारे मुल्क है, सऊदी है, कुवैत है, बहरीन है, ओमान है, कतर है, कोई भी मुल्क हो, ये मुल्कों में पहले ट्राई करने का। और ये मुल्कों का वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा आसानी से मिलता। अब यहाँ आपको मिल गया, वो मिलने के बाद अब आप जॉब पे लग गए तो आप जो है 6 महीने साल भर वहाँ पे अपना मुकम्मल करो। और फिर अगर आपको वहाँ कंफर्टेबल फ़ील हो रहा है कि भाई अब अपने को यूरोप जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने लिए तो यही मुल्क सबसे अच्छा है। अभी जैसे मैं आपको अगर मेरी बात बताऊं तो मैं 2 मरतबा यूएई जाकर आया हूं, तो मैंने देखा हूं, मेरे तजुर्बे की बुनियाद पर मैं इतने मुल्कों में सफ़र किया हूं। कोरिया है, चाइना गया हूं, मैं ताइवान गया हूं अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, और इसी तरह से जो है मलेशिया कई मरतबा गया हूं, और सऊदी वग़ैरह के भी मेरे सफ़र हुए हैं, कतर भी मैं गया हूं। लेकिन मैंने सबसे अच्छा मुल्क जो जिसको पाया हूं ना, वो यूएई है। इतना इतना सुकून लगता वहाँ पे, मैं जितनी भी मरतबा गया हूँ। शारजा है, दुबई है और रासल खैमा है, इतना पुरसुकून, यानी वो मुल्क जो है ना माशाअल्लाह एक अजीब तरह का की मुझे जो है ना वहाँ पे एक रौनक नज़र आई, एक कशिश नज़र आई। मस्जिदों में भी इतना सुकून लगता है, नमाज़ पढ़ने में भी इतना अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, वहाँ खाना पीना वगैरह सब कुछ हमारे इंडिया से भी सस्ता है। 20 रुपये की चाय मिलती वहाँ, हमारे यहाँ पे भी 20 रुपये की चाय मिलती है 1 रियाल में, 1 दिरहम में। तो वहाँ पे, यहाँ पे भी 1 दिरहम है, वहाँ पे भी 1 दिरहम में चाय है। इसी तरह से खाना पीना भी अगर आप देखोगे ना, वहाँ कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और उसके अलावा नमाज़ें है, लोगों का जो अच्छा, लोगों के अंदर जो है ना, लोग मैंने जो देखा हूँ पूरी दुनिया में, मुझे पहले क्या लगता था कोरिया के लोग बहुत अच्छे हैं, चाइना के लोग, मैंने चाइना वालों पे कई बार वीडियो बनाया हूँ कि दुनिया में सबसे भोले सीधे लोग चाइना के हैं। मगर यूएई के मैंने अरबों को देखा, हालांकि मैं सऊदी भी गया हूँ, मगर सऊदी के जो अरब है ना वो एकदम सख्त मिजाज के अरब है। मैं तो सोचता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी मेहनत किए होंगे, वो तो बस अल्लाह ताला ही करोड़ों रहमतों का नुज़ुल फरमाए अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। इतने इतने रफ़ लोग हैं वो, और इतने, यानी अभी क्या बोलूँ मैं आपको, उनके कंपैरिजन में अब यूएई वालों की मैं आपको मिसाल दूँ, इतने नरम मिजाज लोग मैंने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। इतने अखलाक वाले लोग, इतने सादगी पसंद लोग, इतने इकराम वाले लोग, इतना हुस्न सुलूक सबके साथ करने वाले लोग। वाकई में भी ये जो पूरी दुनिया आज उमटी हुई है ना दुबई की तरफ और यूएई की तरफ, यह ऐसे ही नहीं पूरी उमड़ गई हुई है, बल्कि वो लोगों का वैसा सुलूक भी है लोगों के साथ, चाहे वहाँ की पुलिस हो, चाहे वहाँ के आम लोग हो, चाहे वहाँ के आम अरब हो। अब आप सोचो, एक मस्जिद में वो हमारे समीउल्लाह भाई जो मेरे मेज़बान हैं रासल खैमा के, हम लोग नमाज के लिए, हम दोनों ही वहाँ पे जो है नॉन अरब है, वो पूरी अरबों की, वो प्योर अरबों के एरिए में रहते हैं। सारे अरब शुयूख के बड़े बड़े बंगले हवेलियाँ हैं वहाँ पे, और वही एरिए की मस्जिद। और हम दोनों ही वहाँ पे नमाज के लिए फ़जर के लिए जाते थे सहर के बाद में। हम दोनों ही वहाँ पे नॉन अरब है, और बाकी सारे अरब जिनके हर एक के घर के सामने 10-10 गाड़ियाँ खड़ी हुई है 2-2, 5-5 करोड़ की, वैसे लोग जिनके बंगले जो है हमारे यहाँ के हिसाब से 20-20, 50-50 करोड़ के, वैसे लोग
मैं मस्जिद के बाहर रुकता था समीउल्लाह भाई के आने का इंतज़ार करते हुए, कब वो बाहर निकलेंगे। तो तब तक ये जितने लोग निकलते थे ना, हर निकलने वाला सलाम करता था, हर निकलने वाला। और मुझे शर्मिंदगी होती थी, मैं क्यों बाहर आके खड़ा रहा बोल के उनके लिए। हर निकलने वाला, यानी आप सोचो, एक तो वो अरब, ऊपर से इतना अल्लाह ने नवाजा, और उनके अंदर की सादगी देखो। और हमारे यहाँ पे ऐसा हाल है, हमारे यहाँ के हाजी साहब एकदम जो है बुढ़ापे में, जिन्होंने बुढ़ेपन में हज करके आ गए, अगर वो हाजी साहब को आपने सलाम नहीं किए, मतलब उनका ये होता है कि मुझे ही पूरे गांव ने, पूरे महल्ले ने सलाम करना, मैं किसको सलाम नहीं करूंगा। तो हमारे यहाँ के मिजाज में और वहाँ के मिजाज में, हमारे वहाँ 4 पैसे आते ही इंसान का मिजाज चेंज हो जाता है, बदल जाता है। और वहाँ कितना पानी की तरह से पैसा है, मगर सादगी मिजाज में। तो बताने का मकसद ये है, मैंने इतने सारे मुल्क देखा हूँ ना, यूएई मुझे सबसे अच्छा लगा। तो आते हैं अब हमारे टॉपिक पे। बीच बीच में मुझे ये बातें भी बताना ज़रूरी रहती है, आप लोगों को पता चल सके कि कहाँ पे लोग कैसे हैं। तो अब आपका दिल लग गया किसी भी मुल्क में, चाहे मलेशिया हो, यूएई हो, जब आपका वहाँ अच्छे से चल रहा है तो आप कंटिन्यू करो, वहीं पे जॉब चेंज करो, अच्छी जॉब तलाश करो उसी मुल्क के अंदर, और अच्छी जॉब मिलेंगी आपको। और अगर मान लो आपको ये डर है, भाई सऊदी वाले जो है वो तो सिटीज़नशिप नहीं देते हैं और यूएई वाले नहीं देते हैं, तो अब आप वहाँ पे रहकर जो आपके पास वहाँ का कार्ड है, अब उसको क्या बोलते हैं मैं भूल जाते रहता हूँ, देखो मुझे याद नहीं आ रहा अभी, जो वहाँ का हर आदमी को एक कार्ड दिया जाता है, इकामा जिसे कहते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं, वो जो कार्ड है ना आपके पास, वो कार्ड इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है आपके पास, आप उसकी बुनियाद पे ख़ुद दुबई के अंदर या अबू धाबी में या शारजा में, जहाँ पे भी किसी भी मुल्क की वहाँ पे कंसल्टेंसी हो, यूरोप के मुल्क की, आप वहाँ के वीज़ा के लिए अप्लाई करो। लेकिन यहाँ का जॉब मत छोड़ो, चाहे आप मलेशिया में हो, अच्छा मलेशिया में है तो वहाँ पे भी कर सकते हैं आप, ऐसे ही कोई भी मुल्क से वहाँ पे पहले आप जो है ना एक, फिर वहाँ पे ये सोचो, जैसे आपने दुबई जाने से पहले या मलेशिया जाने से पहले ये सोचे थे कि ये 50,000 मेरी फ़ीस है, ऐसे ही अब ये सोचो कि वहाँ से यूरोप जो है 50,000 मेरी फ़ीस है, यानी सीखने की। पहले जाओ खाली देखने के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करो, और फिर वहाँ जाके वहाँ का मार्केट आप चेक करो। ये तरीक़े वो है, इन तरीक़ों से आप काम करो। मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ तो क्या, आपको अमेरिका का वीज़ा आसानी के साथ में, आपको दुबई में बैठे बैठे अगर आपके पास में वहाँ का कार्ड मिल गया हुआ है, आपको अमेरिका का वीज़ा आंखें बंद करके, वहाँ पे भी लोग जो है ना ऐसे ऐसे है बेचारे, वो एजेंटों के चक्कर में अमेरिका के वीज़ा के लिए, कनाडा के वीज़ा के लिए, यूरोप के, अरे तुमको ज़रूरत ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं है, तुम गए क्या कभी किसी कॉन्सुलेट के अंदर, कभी अप्लाई किए तुमने, मालूम ही नहीं है उनको। उनको लगता बग़ैर एजेंट के हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये सब क्यों होता है? जो मैंने कहा ना, स्पून फीडिंग की वजह से। ऐती बिरयानी, हर एक को आज ऐती बिरयानी चाहिए, मेहनत करने को कोई तैयार नहीं है। तो मैंने आपको ये पूरा तरीक़ा बताया हूँ, इन तरीक़ों से आप लीगल तरीक़े से, आसानी से, इत्मीनान से, आराम से कहीं पे भी जा सकते, दुनिया के किसी भी मुल्कों में। इस तरीक़े से आप फॉलो कीजिए तो। और यह ऐसा आपको कश्ती में जाने की और डंकी मार के जाने की और कश्ती टूट गई और समंदर में डूब के मरने की क्या ज़रूरत है, मुझे आप बताइए। कोई ज़रूरत ही नहीं है इतनी तकलीफ़ें उठा के। तो चलिए अब मैं आप सब लोगों से लेता हूँ इजाज़त, इस बात के साथ में कि तमाम लोगों से दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त है, दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला ये जितने भी लोग जिनकी जानें चली गई है उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ, उनके घर वालों को सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, और बाकी जो जाने वाले हैं वो प्लान करो तरतीब के साथ। जैसा मैंने बताया, हमारे ये सारे मुल्क जो इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, पहले अपने अतराफ़ के जो मुल्क है, जो डेवलप मुल्क है, वहाँ जाओ और इस तरह से जो है पहले वहाँ कोशिशें करो, वहाँ पहले टिक जाओ और फिर उसके बाद में आगे की सोचो। ठीक है, चलिए लेते हैं हम आप सभी लोगों से इजाज़त। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।